हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 फरवरी और आज 5 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली के करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ध्यान रखेंगे 4 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सिंह के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई, एक नई परंपरा शुरू की गई तथा उन्होंने 4 फरवरी को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस के रूप में मनाया। ध्यान रखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी तथा इस वर्ष उसका 73वां स्थापना दिवस है और इस 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा 4 फरवरी 2023 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो उसका सही आंसर होगा 4 फरवरी तथा इस के शुभ अवसर पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि रहे। ध्यान रखेंगे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई स्थापना दिवस, इस तरह का स्थापना दिवस नहीं होता था या इस तरह का स्थापना दिन नहीं होता था। अब इसको पहली बार मनाया गया है 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्य अतिथि रहे? तो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे तथा इस समारोह की थीम रखी गई थी बदली दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका। ध्यान दें कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में 4 फरवरी को एक नया अध्याय जुड़ा जब सर्वोच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को अपना स्थापना दिवस के रूप में पहली बार मनाया तथा अपने 73वें स्थापना दिवस में इस एक नई परंपरा की शुरुआत की तथा इसमें मुख्य अतिथि रहे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। जानेंगे, सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसे पूर्व का प्रवेश द्वार एवं प्रशांत का मोती भी कहा जाता है। बढ़ते आगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर लाइट को लॉन्च किया। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और टेरी का एक संयुक्त उद्यम है। सुपर साइट में हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा किया जाएगा तथा इसके साथ ही अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। यह एक मोबाइल वैन होगी जो किसी विशेष स्थान पर जाएगी और वहां से डाटा का एकत्रण कर सुपर साइट पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। यानी कि अभी हाल ही में भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में कहां पर संपन्न हुई? तो क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर ग्रुप की जो बैठक थी वो नई दिल्ली में हुई। यानी क्वाड के बारे में बात करेंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को विकसित करना, उसको सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। ध्यान दें कि क्वाड देशों के द्वारा एक संयुक्त युद्ध अभ्यास भी होता है जिसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो मालाबार एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ध्यान रखिए मिडिल ईस्ट क्वाड। मिडिल ईस्ट क्वाड में 4 देश शामिल हैं। यह है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। इनको मिडिल ईस्ट क्वाड कहा जाता है। साथ ही इन चारों देशों को I2U2 के नाम से भी जाना जाता है। I2 में I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल और U2 में यूएसए और यूएई शामिल है इसमें। तो I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई तथा यही मिडिल ईस्ट क्वाड भी बनाते हैं। जबकि क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है क्वाड। बढ़ते आगे। किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारत को। अभी हाल ही में भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया ने भारत को 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में, थीम देश के रूप में आमंत्रित किया है। ध्यान दें कि भारत में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले में स्पेन मुख्य थीम देश के रूप में शामिल है। तो उसका सही आंसर होगा भारत। तो भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP 2021 को तैयार करने और उसकी सिफारिश करने वाली विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP के प्रमुख बनाए गए हैं गिरीश प्रधान। तो उसका सही आंसर होगा गिरीश प्रधान। बात करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। तो राजीव सिंह रघुवंशी भारत के, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, DCGI। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं राजीव सिंह रघुवंशी। जबकि अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रमुख हैं, ये चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तथा अमिताभ कांत भारत में होने वाले G20 सम्मेलन के शेरपा हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने G20 टास्क फोर्स का गठन किया है, ये नंदन नीलकर्णी के साथ इसके प्रमुख है। तो अमिताभ कांत G20 के सम्मेलन के शेरपा नियुक्त किए गए हैं तथा G20 टास्क फोर्स के नंदन नीलकर्णी के साथ सह अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में 9 दिन तक चलने वाला महोत्सव काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन दक्षिण मुंबई में फरवरी के पहले शनिवार को किया जाता है और ये 9 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है। इसको पहली बार 1999 में मनाया गया था। यह त्योहार देश की कला और शिल्प को विकसित करने, पर्यावरण के अनुकूल हस्तनिर्मित वस्तुओं के साथ कई तरह के इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये मुंबई में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, किंतु वर्तमान में पूरे देश में मनाया जाता है। तो काला घोड़ा उत्सव जो है ये मुंबई का उत्सव है और मुख्य रूप से दक्षिण मुंबई में इसको मनाया जाता है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी और 9 दिन तक चलने वाला यह एक फेस्टिवल है। ध्यान रखिए काला घोड़ा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो भारत के आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन किया गया है जिसमें भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 500 शहरों को, यानी कि कुल 500 शहरों को नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाने की बात कही गई है। तो कुल 500 शहरों में नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। मार्च 2023 तक किन किन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा लागू की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे, मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद, इन 4 शहरों में डिजी यात्रा शुरू की जाएगी। डिजी यात्रा सर्वप्रथम बेंगलोर और वाराणसी में शुरू की गई थी। डिजी यात्रा एक तरह का चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल करके, इसमें आपका जो चेहरा के जो फीचर्स होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है तथा यही आपका बोर्डिंग पास होता है। इसमें आपको किसी बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होती, आपका चेहरा ही आपकी पहचान होता है, आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होता है। एक तरह की पेपरलेस यात्रा होती है, इसमें आपको बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप कोई भी यात्री बिना किसी कागज के या बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर जाता है। इसमें केवल चेहरे का प्रयोग किया जाता है तथा इस यात्रा के लिए यह भी कहा जाता है कि अब चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा, यानी कि आपके चेहरे के माध्यम से ही आपको अब यात्रा करने का मौका मिलेगा। यही है डिजी यात्रा, और इसको सबसे पहले बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू किया गया था। अब ये 4 और शहरों में कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में संचालित की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।